हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय चुंबकत्व एवं द्रव्य यानी मैग्नेटिज्म एंड मैटर के सारांश अर्थात समरी वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम अभी तक हमने इस अध्याय में जितना भी कुछ पढ़ा है उन चीज़ों को संक्षेप में समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है पृथ्वी का एक चुंबक की तरह व्यवहार, जो हमने पार्ट 1 वीडियो में समझा था। तो इस वीडियो में हमने ये समझा था कि हमारी पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। उसके बहुत सारे कारण हमने समझे थे, लेकिन एक मेन रीज़न उसका ये था कि छड़ चुंबक को जब आप स्वतंत्रता पूर्वक इस तरीके से लटका देते हैं, तो हमेशा ये किस दिशा में ठहरती है? उत्तर-दक्षिण दिशा में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी की एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, जो कैसी है कि अगर हमारी पृथ्वी इस तरीके से है, तो ये उसका भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। तो भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव जिस तरफ है, उसी तरफ पृथ्वी का चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है। कि ठीक उसी पॉइंट पर नहीं है लेकिन उससे थोड़ा कोण बनाते हुए, ठीक? और ऊपर की तरफ भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पर क्या है? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव है। तो नीचे से ऊपर की तरफ यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ, जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव था, वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा थी और उसके कारण ऐसा हो रहा था। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद हमने ये समझा था कि कोई चुंबकीय द्विध्रुव है, तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? ये हमने समझा था जब हमने एक चुंबकीय द्विध्रुव को किसके समान माना था? एक धारावाही लूप के, जिसमें n फेरे होंगे, I धारा होगी, A उसका क्षेत्रफल होगा, तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m बराबर Ni है A होगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि एक छड़ चुंबक और एक परिनालिका के बीच क्या समानताएँ होती हैं। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास सामने निकल के आई थी कि एक छड़ चुंबक का जितना चुंबकीय आघूर्ण होता है, उतना ही एक परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण भी होता है। ये हमने पार्ट 2 वीडियो में सीखा था। इसके बाद हमने पार्ट 3 वीडियो में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ की थी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हमारे पास एक छड़ चुंबक या चुंबकीय सुई एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, जिसका m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, तो वो यहाँ पर रखी है, तो उस पर बल कितना होगा? बल आघूर्ण होगा, तो वो कितना होगा? स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इस पर बल कितना होगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये इसकी कंडीशन थी। ये इसकी कंडीशन थी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र था। क्योंकि असमान होता तो हर एक जगह पर अलग-अलग बल काम करता। तो इसलिए एक समान हमने लिया था। तो हर एक हिस्से पर जैसे ऊपर की तरफ भी समान बल था, नीचे की तरफ भी बल समान था, तो दोनों एक-दूसरे को निरस्त कर रहे थे, इसलिए कुल बल 0 था। लेकिन एक बल आघूर्ण था, जिसका मान जिसे हम टॉर्क से दिखाते थे, जिसका मान था m क्रॉस b, और ये क्रॉस ये बता रहा है कि ये सदिश गुणनफल है। और इसके बाद थी स्थितिज ऊर्जा um, जिसे हम माइनस एम डॉट बी लिखते हैं, और ये डॉट क्या बता रहा है कि ये एक अदिश गुणनफल है, तभी हम इसे माइनस एम बी कॉस थीटा लिखते हैं। जैसे हम एम क्रॉस बी को लिखते हैं तो एम बी साइन थीटा लिखते हैं, क्योंकि एक सदिश गुणनफल था। एक और चीज़ हमने यहाँ पे देखी थी कि अगर आप थीटा बराबर 0 डिग्री रख दें, तो क्या होगा? कॉस 0 का मान 1 होता है, इसलिए माइनस एम बी आपके पास स्थितिज ऊर्जा होगी, जो न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा थी, और इसको हम स्थायी अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद अगर आपने थीटा की जगह 180 डिग्री रख दिया, तो कॉस 180 डिग्री -1 होता है, इसलिए यहाँ पर UM बराबर प्लस एम बी हो जाएगा, और ये अधिकतम स्थितिज ऊर्जा थी, इसलिए हम इसे अस्थायी अवस्था भी कहते थे। ये चीज़ें हमने समझी थी पार्ट 3 वीडियो में। इसके बाद हमने पार्ट 5 वीडियो में, क्योंकि पार्ट 4 वीडियो में हमने कुछ उदाहरण किए थे, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किए थे। पार्ट 5 वीडियो में हमने ये समझा था कि एक लंबाई L चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M के चुंबकीय द्विध्रुव के अगर आप मध्य बिंदु से, जैसे अगर यहाँ से मध्य बिंदु से r दूरी पर अक्ष पर एक बिंदु P ले लें, या फिर विषुवत पर एक बिंदु P ले लें r दूरी से, तो फिर वहाँ पर उस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? तो अक्ष पर आप याद करने की कोशिश कीजिए कितना था? अक्ष के अनुदिश यहाँ पर 2 आ जाता है, ठीक? और जब आप लंबवत कहते हैं तो यहाँ से 2 हट जाता है। जब इसे आप सॉल्व करके देखेंगे या देखेंगे तो यहाँ पर 2m और यहाँ पे m/r³ होता है। लेकिन अक्ष के अनुदिश इतना चुंबकीय क्षेत्र होता है और विषुवत के अनुदिश इतना। ये आपको याद होगा। इसके बाद पार्ट 5 वीडियो में हमने एक और चीज़ समझी थी कि आपने स्थिर वैद्युत में क्या पढ़ा था? वैद्युत द्विध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ा था, तो उनमें कुछ समानताएँ थी। तो द्विध्रुवों की सादृश्यता आपने ये पढ़ी थी कि अगर आप वहाँ पे स्थिर वैद्युत में 1/एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, तो यहाँ म्यू 0 कहते हैं या म्यू नॉट कहते हैं। वहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण P था, तो यहाँ पे M था। उसी तरीके से विषुवतीय क्षेत्र इतना था, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इतना, चुंबकीय में इतना विषुवतीय क्षेत्र था। और माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि ये इसकी दिशा है, ठीक? अक्षीय क्षेत्र पर यहाँ पे 2p था, तो यहाँ पे 2m था, बाकी केवल नियतांक बदले हैं, ठीक? और इसी तरीके से बल आघूर्ण और स्थितिज ऊर्जा भी थी। ये हमने पार्ट 5 वीडियो में समझा था।
इसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ गाउस का नियम पार्ट 6 वीडियो में ये सीखा था कि अगर हमारे पास कोई भी बंद सतह है, तो जितनी रेखाएँ उससे अंदर की तरफ जाती हैं, उतनी ही बाहर की तरफ आती है। तो हम कह सकते हैं कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हुआ? 0 हो गया। हमने ये माना था ना कि हमारे पास एक एस क्षेत्रफल वाला एक क्षेत्र है, एक बंद सतह है, तो हम निकालना चाहते हैं इससे कुल कितना फ्लक्स गुज़रा। हमने एक छोटा-सा डेल एस मान लिया, तो डेल एस से गुज़रने वाला था हमारे पास बी डेल एस, तो सब पूरे क्षेत्रफल से गुज़रने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, हमने समेसन कर दिया। तो वो 0 होगा क्योंकि हमें पता है जितना अंदर गया उतना ही बाहर आया। तो कुछ शेष नहीं बचा, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स 0, जो हमने पार्ट 6 वीडियो में सीखा था। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था भूचुंबकत्व यानी कि अर्थ मैग्नेटिज्म, जो हमने पार्ट 7 वीडियो में सीखा था। भूचुंबकत्व यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमने ये सीखी थी कि अगर आपको पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना है पूरी तरीके से, तो आप 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी आपको, 3 राशियों की। पहला था दिक्पात का कोण, जिसे आप कैपिटल डी से दिखाते हैं, नति का कोण कैपिटल आई, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एच ई। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पार्ट 7 वीडियो में सीखी थी। और ये जो तीनों के तीनों होते हैं, इनको पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अवयव भी कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि नति के कोण का मान ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है और विषुवत पर 0 डिग्री होता है। इसके बाद हमने पदार्थों के चुंबकीय गुणों के बारे में कुछ सीखा था। कुछ प्रॉपर्टीज़ चुंबकीय पढ़ी थी कि मैग्नेटिक कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो सबसे पहले हमने पढ़ी थी पार्ट 8 वीडियो में, चुंबकन एम, कि अगर कोई भी दिया गया पदार्थ है, उसकी प्रति इकाई आयतन में जितना चुंबकीय आघूर्ण होगा, कुल चुंबकीय आघूर्ण वो चुंबकन था। जिसे आपने इस तरीके से एम नेट यानी कुल अपॉन प्रति इकाई आयतन यानी वी। इसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट फ़ॉर्मूले को कन्वर्ट किया था कि एक परिनालिका में अगर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसके अंदर एक क्रोड है, तो कुल चुंबकीय क्षेत्र आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। जहाँ पर m तो चुंबकन है और h क्या था? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जिसे हम ये कह रहे हैं कि परिनालिका में जितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उस धारा का योगदान, जो राशि दिखा रही है, वो h थी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके बाद हमने चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में देखा था कि ये जो पदार्थों का m होता है यानी चुंबकन, ये चुंबकीय तीव्रता h के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रयोगों द्वारा हमने ये देखा था, हमने सीखा था, मतलब प्रयोगों से हमारे पास है, तो हमने ये पढ़ा था उस टाइम पे पार्ट 8 वीडियो में। तो इस तरीके से जब हम प्रोपोर्शनैलिटी प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती एच के, तो इसको हटाते हैं, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को तो बराबर लगाकर एक कांस्टेंट लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं, जिसे हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये थी कि अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए इस चुंबकीय प्रवृत्ति का मान छोटा और धनात्मक होता है, लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए इसका मान छोटा होता है लेकिन ऋणात्मक होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद हमने चुंबकीय तीव्रता के बारे में इस पार्ट 8 वीडियो में सीखा था कि अगर आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो धारा के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र B0 होगा, वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा? H के। फिर आप एक कांस्टेंट लगाते हैं म्यू, जिसे आप पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। इसके बाद हमने ये देखा था, आप म्यू की जगह म्यू आर बराबर, क्योंकि म्यू अपॉन म्यू ज़ीरो होता है, तो म्यू की जगह आप लिख सकते हैं म्यू आर म्यू ज़ीरो। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। इसके अलावा हमने चुंबकीय प्रवृत्ति, ये म्यू आर था आपेक्षिक चुंबकशीलता, और पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू के बीच में एक संबंध देखा था कि म्यू बराबर, क्योंकि म्यू ज़ीरो म्यू आर है, तो हम लिख सकते हैं, और म्यू आर और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध था कि म्यू आर बराबर 1+x, तो उससे हमारे पास इन तीनों में एक संबंध आ जाता है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। इसके बाद हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को ये समझा था एक उदाहरण से, चुंबककारी धारा IM। यानी अगर आप परिनालिका में क्रोड ना रखें, कोई भी लोहे की क्रोड या किसी पदार्थ की क्रोड ना रखें, उस क्रोड को हटाकर परिनालिका में जितनी धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसमें थोड़ी और धारा प्रवाहित कर रहे हैं कि वो अतिरिक्त धारा उतना ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करे जितना आपकी क्रोड कर रही थी। तो वो अतिरिक्त धारा का मान ही चुंबककारी धारा IM है। ये भी हमने पार्ट 8 वीडियो में सीखा था। इसके बाद ये एक तालिका है जो आपको मदद करेगी ये सारी प्रॉपर्टीज़ को याद रखने में, क्योंकि यहाँ पर ये दिखाया गया है इसका प्रतीक। अगर आप निर्वात की चुंबकशीलता को देखें, तो ये इसका प्रतीक है। प्रकृति यानी ये सदिश राशि है, अदिश राशि है। विमाएँ जो मात्रक से आप निकाल सकते हैं, ये हमने कक्षा 11 में निकालना भी सीखा है। और टिप्पणी यानी किसी एक विशेष सूत्र में अगर ये यूज़ हुई है कहीं, तो उसके लिए। तो इस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को, इन सारे गुणों को जो हमने पढ़ लिए हैं, उनको याद रख सकते हैं, ताकि आपको इनको याद रखने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये भी हमने पार्ट 8 वीडियो में देखा था, तो ये एक तालिका है जिससे आप याद रख सकते हैं।
इसके बाद हमने अगली वीडियो में वहीं पर ये एक चीज़ सीखी थी, पदार्थों को चुंबकीय गुणों के आधार पर आप 3 भागों में बाँट सकते हैं। पहला था प्रतिचुंबकत्व डायमैग्नेट। तो इसमें क्या था कि अगर आप इन पदार्थों को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे थे, तो ये क्या कर रहे थे? अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र से कम तीव्रता वाले भाग की ओर जा रहे थे। तो ऐसे आपने इन पदार्थों को क्या कहा था? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, क्योंकि इसमें प्रतिचुंबकत्व का गुण था। फिर हमने पढ़ा था अनुचुंबकत्व, कुछ ऐसे पदार्थ जो कम चुंबकीय क्षेत्र से ज़्यादा की तरफ जा रहे थे, तो क्षीण चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की प्रवृत्ति रख रहे थे, तो उन्हें कहा था अनुचुंबकीय पदार्थ, क्योंकि उनमें अनुचुंबकत्व का गुण था। और लौह चुंबकत्व उन पदार्थों में था, जिन्हें आप बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख रहे थे, वो शक्तिशाली चुंबक बन जा रहे थे, तो उन पदार्थों को हमने लौह चुंबकीय पदार्थ कहा था। इसके अलावा हमने पार्ट 9 वीडियो में क्योंकि ये सीखा था, तो उसमें हमने ये भी सीखा था कि ये ऐसा प्रभाव जो जो भी ये ऐसे गुण दिखाते हैं, वो क्यों दिखाते हैं, ठीक? तो वहाँ पे हमने सारी चीज़ों को कवर किया था। इसके बाद वहाँ पे एक और चीज़ इम्पोर्टेंट ये थी कि इन पदार्थों में ताप का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है, पार्ट 9 वीडियो में ही हमने सीखा था। तो जैसे प्रतिचुंबकीय पदार्थों में तो चुंबकन बहुत कम होता है, ठीक? क्योंकि वो अधिक तीव्रता से कम तीव्रता वाले भाग की तरफ जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ जाते हैं। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थों में जब आप ताप बढ़ाते हैं, तो जो परमाणु एक ही दिशा में व्यवस्थित थे, वो अब यादृच्छा गति करने लगते हैं, यानी रैंडम मोशन करने लगते हैं। तो जैसे-जैसे आप ताप बढ़ाते जाते हैं, वैसे-वैसे उनमें चुंबकन कम होने लगता है। तो एम और जो टी है वो व्युत्क्रमानुपाती का एक संबंध रखते हैं, लेकिन ये जो एम होगा ये लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के तो अनुक्रमानुपाती होगा। तो जब आप उस अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के साइन को हटाएँगे तो एक कांस्टेंट लगाएँगे जिसे सी कहते हैं, क्यूरी नियतांक। ये तो था अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए। आपको याद होगा लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए मैंने आपको कहा था कि अगर आप बहुत ज़्यादा ताप बढ़ा देते हैं तो एक लौह चुंबक अनुचुंबक में बदल जाता है। यानी लौह चुंबकीय पदार्थ अपने से कम चुंबकीय पदार्थ यानी अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाएगा। और जिस ताप पर ऐसा होगा वो ताप था आपका क्यूरी ताप। ये हमने पार्ट 9 वीडियो में सीखा था। इसके बाद हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी थी, चुंबकीय शैथिल्य यानी हिस्टैरिसीस वक्र। ये हमने पार्ट 10 वीडियो में सीखा था। तो ये वक्र था किसके लिए? लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए। बी और एच के बीच संबंध था, उन्हीं में इसलिए देखा था क्योंकि वहाँ इनके बीच संबंध जटिल था। एच आपने यहाँ दिखाया था, बी आपने वाई एक्सिस पर दिखाया था। तो ये था कि जैसे-जैसे आप एच का मान बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो एच के दिए गए मान के लिए आपको बी का कोई अद्वितीय मान नहीं मिल रहा था। है ना? हमने ये देखा था कि पहले हमें इस तरीके का वक्र मिल रहा है, लेकिन एच को वापस घटाने पे हमें ये मिल रहा है। तो एक अद्वितीय मान नहीं मिलना, यही चुंबकीय शैथिल्य था। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है चुंबकीय शैथिल्य, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे? क्योंकि जब हम स्थायी चुंबक बनाते हैं, तो हमें पदार्थ चुनना होता है। हमें पता होना चाहिए उसकी धारणशीलता कितनी है, निग्राहिता कितनी है, तो वो हमें चुंबकीय शैथिल्य वक्र से मिलती है, इसलिए। फिर हमने पढ़ा था परमानेंट मैग्नेट के बारे में यानी स्थायी चुंबक के बारे में। तो वो पदार्थ जो कमरे के ताप पर अपने लौह चुंबकीय गुण को लंबे समय तक के लिए बनाए रख सकते हैं, उनको स्थायी चुंबक कहते हैं। ये हमने पार्ट 10 वीडियो में सीखा था। इसके बाद हमने सीखा था विद्युत चुंबक। कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनकी चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है, लेकिन धारणशीलता बहुत कम, यानी चुंबकत्व को बहुत कम समय तक के लिए धारण कर सकते हैं। क्योंकि जब आप विद्युत प्रवाहित कर रहे हैं तब वो चुंबक है, जैसे ही आपने विद्युत रोक दी, वो चुंबकत्व उनमें खत्म हो जाता है। धारणशीलता बहुत कम, जैसे नर्म लोहा था। तो उन पदार्थों को विद्युत चुंबक कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये भी हमने पार्ट 10 वीडियो में सीखा था। और इसके अलावा हमने उसके अनुप्रयोग वहाँ पर समझे थे। और ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमने इस पूरी वीडियो में सीखे हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण शब्द इंग्लिश में हैं, ताकि आपको अच्छे से उनके इंग्लिश वर्ड्स भी याद हों। तो दिक्पात का कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, नति का कोण, एंगल ऑफ डिप, चुंबकन, मैग्नेटाइजेशन, चुंबकीय प्रवृत्ति जिसे हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, चुंबकशीलता परमेबिलिटी, आपेक्षिक चुंबकशीलता रिलेटिव परमेबिलिटी और चुंबकीय तीव्रता मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो ये सारे आपके आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएँगे। तो आगे आपके लिए इस वीडियो के बाद क्विज़ है जिसे आप ज़रूर सॉल्व कीजिए ताकि आपको पता चले आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया कि कुछ कमी रह गई ताकि आप और अच्छे से मेहनत करें। थैंक यू।